Good morning, students. Today we are going to start a new chapter which is India's external relations. This is the first part of this chapter. Actually, students आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में तो हम लोग नेपाल और श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे और बांग्लादेश इन सब के बारे में भी बात कर रहे थे। तो मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो CBSE ने अभी जो रिवाइज्ड सिलेबाई इशू किया है उसमें डिडक्ट कर दिए हैं। इस वजह से हम अब इन पूरी कंट्रीज़ के इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक बार मैं ब्रीफली आपको सिलेबाई बता दूं जिससे कि आपको थोड़ा सी क्लियरिफिकेशन मिलेगा। हम लोग सिलेबाई की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि चैप्टर 5 कंटेम्प्ररी साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये चैप्टर का न्यू नेम है। पहले हम लोग ये जो कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इसके अंदर बांग्लादेश ऑल्सो, इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो क्लैशेस चल रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ के इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप हैं हम लोग उसके बारे में भी पढ़ रहे थे। तो ये चैप्टर दो चीज़ें कवर कर रहा था। एक तो इन सारी कंट्रीज़ जो हैं इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, पहला पॉइंट, और सेकंड था कि इन कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ हमने यहाँ मार्क की हैं इन कंट्रीज़ के इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप थे। फर्स्ट इंटरनल और दूसरा इंडिया के साथ इनके क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे इंडिया के साथ रिलेशनशिप है, हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसमें इन कंट्रीज़ की इंटरनल पॉलिटिक्स तो हम पढ़ेंगे, उसको तो मेंटेन रखा है, जबकि इंडिया के साथ इन कंट्रीज़ के क्या रिलेशनशिप है उसको डिडक्ट कर दिया है। इस वजह से हमने जो पहले पॉइंट्स पढ़े थे कि बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ कब कब वॉर हुआ था हमारा, बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशनशिप रही हैं, नेपाल के साथ क्या रिलेशनशिप रही हैं, इन सारी चीज़ों को अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको अभी इस चैप्टर में बस ये चीज़ें पढ़नी हैं कि इन कंट्रीज़ की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स, इसके आगे हम लोग और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। मालदीव्स आपका रह रहा है, मालदीव्स आपको कराना पेंडिंग है जो कि अभी ऐड हुआ है कि मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। इसलिए हम लोग अब सेकंड चैप्टर, सेकंड इन द सेंस नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका भी एक बार हम सिलेबस में देख लें कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो आपका स्टूडेंट, जो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, पुरानी बुक्स, जो पुराना सिलेबस है उसमें इसमें नेहरू का फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल था, इंडो चाइना वॉर के बारे में डिस्कस किया गया, पाकिस्तान के साथ वॉर डिस्कस किया गया और कैसे वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ओल्ड सिलेबस। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें ऐड किया गया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है क्या, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, दीज आर द न्यू टॉपिक्स। ठीक है, जो रिवाइज्ड हैं। तो आज इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाकिस्तान को हटा दिया इस चैप्टर से, पूरे से पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा बेसिकली फोकस कहाँ पर है, द सुपर पावर्स, कि इन सुपर पावर्स के, सुपर पावर में कौन कौन आती है, सुपर पावर में है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल हमारा एवरग्रीन फ्रेंड, और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। आजकल सुनते हैं ना आप लोग, न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे, न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, हम भी उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो इंडिया का आखिर न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर। चैप्टर का कंटेंट क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए इस कंटेंट पे आप बिल्कुल भी नहीं जाएं। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स आप देखेंगे जो कि डिडक्ट हो चुके हैं फ्रॉम आर दिस सेशन ऑफ सिलेबाई। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। स्टूडेंट, ये पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो वर्ल्ड कंटेक्स्ट या फिर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट आखिर था क्या। भारत जब आज़ाद हुआ
तब विश्व में चल क्या रहा था। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा चेंज जो इंडिया को जब इंडिपेंडेंट मिली थी तब बड़ा चेंज ये था पूरे वर्ल्ड में, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। द फर्स्ट पॉइंट इज एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। जब भारत को आज़ादी मिली थी ना, तो भारत की आज़ादी के साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को आज़ादी मिली, बल्कि पूरा आप वर्ल्ड देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलती जा रही थी। अगर मैं आपको काउंट करवाऊँ, देन 1947 में इंडिपेंडेंस मिली किसको? इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो, ठीक है। 1948 में आते हैं, 1948 में इंडिपेंडेंस मिली किसको? श्रीलंका को। 1949 में आते हैं, 1949 में इंडिपेंडेंस किसको मिली? चाइना। 1955 में आते हैं, जिसका कंटेक्स्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, इंडोनेशिया। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलती जा रही है, और यही पॉइंट क्या कहलाएगा? यही पॉइंट कहलाएगा एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करता है और उनके रिसोर्सेज को अपने फेवर में यूज़ करता है, तो वो चीज़ कहलाती है कॉलोनियलिज्म। आप कॉलोनियलिज्म को बहुत अच्छे से लर्न कर लें, 1 मार्क का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। एक्सप्लेन कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म इज अ सिस्टम इन विच वन पावरफुल कंट्री रूल ऑन अनदर डिप्राइव्ड कंट्री, ठीक है। एक पावरफुल कंट्री रहेगा और वो दूसरी कंट्री जो कि डिप्राइव्ड है, कंपैरेटिवली पावरलेस है, उसके ऊपर रूल करेगा। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? कॉलोनियलिज्म, ठीक है। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो पूरे वर्ल्ड से कॉलोनियलिज्म अबॉलिश हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। सेकेंड पॉइंट ये आ रहा है कि जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म ख़त्म होगा वैसे वैसे सेकेंड पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। नई नई कंट्रीज इमर्ज हो रही थी, ठीक है। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो इमर्जेंस ऑफ 1 न्यू कंट्री हुआ ना, पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री था क्या? नहीं था। लेकिन एक फिनोमिना हमको ये देखने को मिला कि धीरे धीरे करके न्यू कंट्रीज़ बन रहे थे। अब और कौन कौन से कंट्री बने? पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। जो कॉलोनीज़ है, जो सुपर पावर्स हैं, इन्होंने सबको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने यूज़ की है। कोरिया नाम तो सुना ही होगा स्टूडेंट्स। कोरिया, जिसको आज की डेट में हम कोरियन पेनिनसुला या फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया कहते हैं, ये पूरा कंट्री तो एक था, ये डिवाइडेड नहीं था कोरिया पूरा। कोरिया वॉज इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड कोरिया था, पूरे के पूरे कोरिया कहा जाता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोरिया भी डिवाइड हो गया। इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्री। इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्री कैसे हुआ कि पूरा का पूरा कोरिया जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। स्टूडेंट्स, एक और कंट्री ऐसी है जिसको कि सुपर पावर्स ने डिवाइड किया था, लेकिन वो कंट्री लेटर ऑन इंटीग्रेट हो गई। अब उस कंट्री का नाम क्या है वो आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करूंगी। ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा इजी लग रही कि कोई दिक्कत नहीं, सुपर पावर ने बांटा और सुपर पावर के वो बाहर निकलती वापस एक हो गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सुपर पावर्स ने तो इंडिया का डिवीज़न भी किया था, पाकिस्तान बना लिया, लेकिन क्या ये इजी है कि हम में से इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश वापस एक होके पूरा इंडिया यूनिफाइड हो जाए? क्वाइट इम्पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, नाम आप मुझे बताएंगे कंट्री का, जानना हो तो भी मेंशन करें। अनदर पॉइंट इज इमरजेंस ऑफ यूएनओ। यूएनओ एब्रिविएशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी दैट टाइम यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसको 3 साल ही हुए थे, 2 साल हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। 24 अक्टूबर
1945 को यूएनओ बना था। ऐसे मत सोचना कि मैम तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं इस फैक्ट की, अभी क्यों बता रहे हैं। ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूएनओ का पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था और यूएनओ धीरे धीरे करके पावरफुल हो रहा था ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीशन, बंटवारा। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट ये था जब भारत को आज़ादी मिली थी कि वर्ल्ड के वेरियस कॉन्टिनेंट्स जो हैं, है ना, दिस इज वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के जो वेरियस कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ हो रहा था बंटवारा। भारत का बंटवारा, यहाँ देखेंगे वियतनाम का बंटवारा, कोरिया का बंटवारा, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का बंटवारा, हर जगह बंटवारे हो रहे थे, बांटा जा रहा था कंट्रीज़ को। तो पार्टीशन वॉज ऑल्सो अ मेजर फिनोमिना और टेंडेंसी ऑफ दैट टाइम। और फाइनली अगर अपन बात करें लास्ट पॉइंट की कि जब भारत को आज़ादी मिली तब आखिर विश्व दिखता कैसा था, वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो क्या था। तो जब भारत को आज़ादी मिली दैट टाइम द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पोल्स। हम लोगों ने पढ़ा है ना, बाइपोलैरिटी, 1 pole and 2nd pole. When India got independent, then the world was divided into 2 poles, and these 2 poles or this system is known as bipolarity. अब बाइपोलैरिटी में क्या होता है कि सोवियत यूनियन और 2nd नंबर पे अमेरिका है, इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, पावर को लेकर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्लैशेस चल रहे थे और यही क्लैशेस ने दोनों के बीच में राइवलरी और ज़्यादा बढ़ा दी, दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ वाली जो कंट्रीज़ थी, ईस्टर्न पार्ट वाली कंट्रीज़, वो तो सोवियत यूनियन के साथ थी और वेस्टर्न पार्ट वाली जो कंट्रीज़ थी वो अमेरिका के साथ थी। तो 2 पोल ऑफ पावर थे। अब स्टूडेंट्स, जब 2 पोल्स ऑफ पावर हैं और मैंने कहा कि कोई कंट्री तो अमेरिका के पास जा रही है यूएसए के साथ और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो यूएसएसआर के पास जा रही हैं, तो भारत को आज़ादी मिली तो भारत का क्या हुआ, भारत किसका मेंबर बना। तो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया ने न तो यूएसए का ब्लॉक या फिर यूएसए को ज्वाइन किया और ना ही वो यूएसएसआर को उसने ज्वाइन किया। इंडिया कंप्लीटली क्या रहा, इंडिया वॉज कंप्लीटली नॉन अलाइंड। तो आपका जो न्यू टॉपिक है, न्यू सब टॉपिक विच इज़ नॉन अलाइनमेंट, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। स्टूडेंट्स, मैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट शुरू करूं उसके पहले सिलेबस से थोड़ा अपन इसको कोरिलेट कर देते हैं। सिलेबस का जो एक टॉपिक है ना, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट इज़ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है, अलाइनमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, अलाइनमेंट मीन्स जुड़ना, किसी के साथ जब आप जुड़ते हो तो इसको कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, किसी के साथ आप एसोसिएट होते हो, उसको एसोसिएट कह दो अगर आपको बुरा लगे जुड़ना। तो अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो, आप किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हो, तो इसको आप कहेंगे अलाइनमेंट। जस्ट एन एग्जाम्पल, रजनी इज़ एसोसिएटेड विद हर सिस्टर। इसको मैं यूँ भी कह सकती हूँ दैट रजनी इज़ एसोसिएटेड और रजनी इज़ अलाइंड विद हर सिस्टर। मैं अपनी बहन के साथ जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, अब नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, नॉन अलाइनमेंट का मतलब होगा जब एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा कि आप उससे दूर हट रहे हो। ठीक है, रजनी उससे जुड़ी हुई नहीं है, रजनी इज़ नॉन अलाइंड विद हर सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन नॉन अलाइनमेंट की बात करें तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है दूर हटना, दूर जाना, दूर रहना। दूर हटना, दूर जाना या फिर दूर रहना, तीनों ही चीज़ें क्या कहलाएंगी, तीनों ही चीज़ें आपकी कहलाएंगी नॉन अलाइनमेंट। अब इंडिया किससे दूर जा रहा था, यहाँ पे कह रहे हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो मतलब भारत दूर जा रहा है। अब भारत किससे दूर जा रहा है, ठीक है,
तो भारत, जो हम लोगों ने 2 पोल्स की बात की थी ना, फर्स्ट पोल, सेकेंड पोल, यूएसएसआर एंड यूएसए, हमने इन दोनों की बात की थी। तो इंडिया इन दोनों पोल से क्या रहा, नॉन अलाइन, दूर रहा। हमको किसी का साथ नहीं देना है, हमको यूएसए के पास भी नहीं जाना है, दूर रहो, हमको यूएसएसआर के पास भी नहीं जाना है, इससे भी दूर रहो, हम लोग दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। ये पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या पढ़ी, इसके बारे में हम लोग देखें कि नॉन अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी था। अब स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर अपन लॉजिक यूज़ करें, अगर इंडिया यूएसए के साथ जाता तो यूएसएसआर हमारा दुश्मन हो जाता, ठीक है। दिस इज द वर्ल्ड, इंडिया यूएसए के साथ जा रहा है तो यहाँ पे जो यूएसएसआर है ना वो इंडिया का दुश्मन हो जाएगा। अब इंडिया यूएसएसआर के साथ जा रहा है तो यूएसए से हमारी दुश्मनी पल गई। अब हम तो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, तो हमको दुश्मन नहीं पालने, हमको दोस्त बनाने जो हमारे डेवलपमेंट में हमारे साथ रह सकें, ठीक है। तो हमको दोस्त बनाने हैं, दुश्मन नहीं। अब दुश्मन नहीं बनाना है तो क्या काम करो, दोनों से दोस्ती रखो, किसी से दुश्मनी नहीं रखो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी है। ये पॉलिसी आपकी नॉन अलाइनमेंट। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ ये बताता है वो ये कहता है कि कैसे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और इसके थ्रू नेताजी जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक क्रूशल रोल इंडिया ने प्ले किया था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं था, इंडिया का भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्रूशल रोल था। और विद एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, नेताजी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये चीज़ें, ये पैराग्राफ आपको वही बता रहा है जो कि आपकी एंड ऑफ कोल्ड वॉर था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। इन दोनों चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कोल्ड वॉर चैप्टर का जो लास्ट आपका हेडिंग था, न्यू हेडिंग, वो क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और इंडिया का उसमें रोल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था, सुपर पावर कौन थी, यूएसए था और यूएसएसआर था, और इंडिया दोनों से ही सेपरेट रहा। नेहरू का रोल स्टूडेंट बुक आपके पास होगी, लेकिन हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये आपका डिडक्ट हो चुका है। सीबीएसई ने जो रिवाइज्ड सिलेबस इशू किया है उसमें ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है। अब चैप्टर का पार्ट जो है वो है आपकी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज पंचशील। देखो स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, NAM, नेम। डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज पंचशील। अब पंचशील क्या है, पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स, पंचशील। तो पंचशील मीन्स 5 प्रिंसिपल्स। अब ये 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये 5 प्रिंसिपल्स का मतलब है कि इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ जब अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है तब इंडिया कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। ठीक है, इंडिया जब अपने रिलेशनशिप किसी कंट्री के साथ एस्टैब्लिश करता है तब इंडिया कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स को नॉलेज में रखेगा। सबसे पहला, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने का काम करेगा। हम पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि हम चाइना जैसे दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करते रहें, उनको इनसिक्योर बनाते रहें, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या है, सेकेंड पॉइंट इज कि हम एक ऑनरेबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है, ऑनरेबल रिलेशनशिप 2 कंट्रीज़ के बीच में, ऑनरेबल रिलेशनशिप की आप हमारा सम्मान करो, हम आपका सम्मान करेंगे, ऐसा रिलेशनशिप होगा।
इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स तो मेंशन कर रखे हैं, 5th पॉइंट मैं आपको बता दूंगी। ये जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं विच आर नोन एज पंचशील, ये पंचशील को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51 में भी मेंशन कर रखा है। और 51 किसका पार्ट है? 51 में डीपीएसपी आते हैं। तो डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 51 में 5 प्रिंसिपल्स हैं। इन 5 प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं पंचशील। और ये पंचशील जो हैं, ये पंचशील को लेकर हम लोगों ने एक एग्रीमेंट भी किया था। और ये एग्रीमेंट हमने कौन सी कंट्री के साथ किया था? ये एग्रीमेंट हम लोगों ने किया था विद चाइना। एक्चुअली स्टूडेंट्स 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ऑफ म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था। और उस पूरे एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पूरे एग्रीमेंट को कहते हैं पंचशील। ठीक है, पूरा एग्रीमेंट कहलाता है आपका पंचशील। अब पंचशील के फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, ऑनरेबल रिलेशनशिप, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की जहाँ हम लोग बात करते हैं ट्रीटी की ऑब्लिगेशन की, कि अगर हम 2 कंट्रीज़ के बीच में या फिर मोर देन 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर हमारी कोई ट्रीटी रहती है तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आज ट्रीटी की और कल मना कर दिया कि नहीं हम मानने वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं होगा। भारत की बात, जो बात कहता है भारत, जो ट्रीटी करता है, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से ऑब्लाइज्ड रहेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये था, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है, आर्बिट्रेशन को आप यूँ समझें मध्यस्थता, इसको हिंदी मीनिंग जो उसका मतलब तो है मध्यस्थता, या फिर इंग्लिश का एक सिनोनिम है इसका मीडिएशन। मतलब मान लो ए और बी अगर लड़ रहे हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो डिस्प्यूट है तो इसको रिजॉल्व यूँ नहीं कर लेंगे कि ए ने बी के ऊपर अटैक कर दिया, इसका मर्डर कर दिया, डिस्प्यूट रिजॉल्व, ऐसा नहीं होगा। डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा? डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होगा। मतलब ए और बी दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम लोग सी के पास जाएंगे, ए भी इसके पास जाएगा, बी भी इसके पास जाएगा, सी के पास, दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे और सी आर्बिट्रेशन करेगा। मतलब मीडिएशन कौन करेगा? सी। और हम लोग फिर सी को कहेंगे कि आप ही डिसीजन लो कौन सही है और कौन गलत। जो 5th पॉइंट है ना, 5th पॉइंट इज रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। मतलब हम दूसरे कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी का मतलब आपको मालूम है, इसलिए मैं बताने वाली नहीं हूँ। हम दूसरे कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का पूरा सम्मान करेंगे। ऐसे नहीं है कि चाइना जैसे हर बार कभी चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, कभी चाइना ने तिब्बत को अक्वायर कर लिया, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि हम अपने आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उस पर कहें पाकिस्तान का ये वाला रीजन हमारा, नेपाल का ये वाला रीजन हमारा, चाइना का कोई दूसरा रीजन हमारा। हम ऐसी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी नहीं रखेंगे, हम दूसरे कंट्री का पूरा सम्मान करेंगे। अच्छा, आपका वो पार्ट आपका है कोई कंट्री का, ठीक है, वो आप ही का है, वो हमारा नहीं होगा तो हम फालतू के क्लेम करते फिरेंगे नहीं। ये हो गया आपका पंचशील। अब स्टूडेंट्स 3rd पॉइंट क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। 3rd पॉइंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज रिस्पेक्ट ऑफ यूएनओ, रिस्पेक्ट ऑफ यूएनओ। एक्चुअली स्टूडेंट्स जब भी कुछ होता है, यूएनओ का कोई भी जजमेंट आता है, लिख लेंगे रिस्पेक्ट ऑफ यूएनओ। मतलब कि जब भी कोई जजमेंट आता है ना यूएनओ का, तो चाइना जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो तो मना कर देते हैं। मैं रियलिटी बता रही हूँ, फालतू की बातें नहीं कि चाइना क्योंकि हमारा एनिमी कंट्री रहा है तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ करती रहूँ। मैं आपको जो भी बता रही हूँ पूरा फैक्ट एंड फिगर में आपको बता रही हूँ। चाइना जैसी कंट्रीज़, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो तो यूएनओ की बात मानते ही नहीं हैं। वो तो यूएनओ ने कोई जजमेंट दिया मना कर दो, इजराइल मना कर देता है। भारत ऐसा नहीं है, भारत चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल है, 3rd प्रिंसिपल, कि हम यूएनओ के जजमेंट्स को और उसके डिसीजंस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज दैट 4th पॉइंट इज
दैट वी आर अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म एंड पॉलिसी ऑफ अपार्टीड। मतलब अगर कहीं पर भी कॉलोनियलिज्म आता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि एक पावरफुल कंट्री होती हैं, वो दूसरी पावरलेस कंट्री को जब रूल करने का काम करती तो उसको अपन कहते हैं कॉलोनियलिज्म। लेकिन हम ऐसे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हैं। हम ना तो कॉलोनियलिज्म करते हैं और ना ही उसको बढ़ावा देते हैं। हाँ, जो कंट्री ऐसा कॉलोनियल कंट्री है हम उसका विरोध करते हैं, हम ओपोज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है अगेंस्ट रेसिज्म। हम रेसिज्म के अगेंस्ट हैं। रेसिज्म का मतलब क्या होता है? गोरे और काले के बीच में कलर बेसिस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको आप कहेंगे रेसिज्म, और इसी रेसिज्म को कहा जाता है पॉलिसी ऑफ अपार्टीड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हम रेसिज्म और अपार्टीड दोनों के अगेंस्ट रहेंगे। अगर कोई कंट्री रेसिस्ट है, कलर बेसिस पर वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं या फिर अत्याचार करती हैं, तो हम उनकी कंट्री के भी खिलाफ रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा सपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सपोर्ट टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन राइट्स का हमेशा सपोर्ट करेंगे। इंडिया में है तो इंडिया में ह्यूमन राइट्स कम्प्लीटली सिक्योर रहेंगे, इस बात के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अश्योर करती हैं। और दूसरी कंट्रीज़ में भी हम लोग ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर हैं। मान लो कि पाकिस्तान में अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना, पाकिस्तान का जो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है, ठीक है, बलूचिस्तान का रीजन है, यहाँ पे भी क्या है ना कि लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, मतलब उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल पब्लिकली रेड फोर्ट से स्पीच दी थी, और रेड फोर्ट से स्पीच देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये इशू उठाया था कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ये बिल्कुल गलत है और भारत इसका विरोध करता है। चाहो तो आप स्पीच यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच आप सुन सकते हो। ये स्पीच क्या इंडिकेट करती है? ये स्पीच इंडिकेट करती है कि कैसे इंडिया ह्यूमन राइट्स का सपोर्टर है। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, ये सारी तो थी आपकी थियरी, है ना, जो कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कहने की बात और है और करने की बात और है। हमने कहा, अब आते हैं थोड़ा क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर। हमने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट करेंगे और कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करेंगे अगर वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही हैं तो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? कहने को तो कह दिया, लेकिन करने में क्या ऐसा करते हैं? करते हैं लेकिन कम। कैसे कम करते हैं? अब देखो, चाइना में उइगुर मुस्लिम्स का इशू है। चाइना की एक कम्युनिटी है उइगुर मुस्लिम, याद होगा हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम में। तो उइगुर मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं। न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आप कोई भी इंडियन न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आपको इन दिनों उइगुर मुस्लिम का इशू बहुत ज़्यादा दिखने में पड़ेगा, या फिर आप पढ़ सकते हो उस पूरे इशू को। तो उइगुर मुस्लिम का इशू है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन रियल सेंस कहूँ, बात पढ़ने की नहीं है, फील करके देखें अगर आप, तो उनकी कंडीशन आज बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है। बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ और अत्याचार हो रहे हैं उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर। लेकिन क्या इंडिया ने इसको लेकर कुछ कहा? इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको लेकर कुछ कहा? द आंसर इज़ नो। भारत चाइना में जो भी उइगुर मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर हमेशा चुप रहा है। गलत बात है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। पाकिस्तान, हमको लगता है कि पाकिस्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए पाकिस्तान के साथ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कहेंगे चाइना को लेकर। हमने कहा, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक दूसरा प्रिंसिपल है दैट वी आर अगेंस्ट रेसिज्म एंड पॉलिसी ऑफ अपार्टीड। हम कलर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं और हम उन कंट्रीज़ के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करेंगे। उन कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कंट्रीज़ रेसिस्ट हैं। कलर बेसिस पर अगर कोई कंट्री डिस्क्रिमिनेट कर रही है तो भारत उसके खिलाफ है। लेकिन क्या हम वास्तव में खिलाफ हैं? आंसर इज नो। अमेरिका में देखा होगा जॉर्ज लॉयड का इशू,
कितना ज़्यादा वायलेंट हो गया था। क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको लेकर कुछ कहा? बिल्कुल नहीं, हम चुप थे एकदम, हमने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, कहा यह जाता है दैट इंडिया इज़ अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। हम कंप्लीटली कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट हैं, और हम अगर कोई कंट्री कॉलोनियल है तो हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हैं? इन एक्ट आंसर इज नो। क्यों मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, तो उसका एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। द इशू इज़ तिब्बत। कोई इसको तिब्बत कहता है, कोई तिबेत कहता है, कोई टाइबेत कहता है। आपकी जो मर्जी आप प्रोनाउंस करें इसको, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट चाइनीज़। अब स्टूडेंट्स, हुआ यूँ कि चाइना को 1949 में, ठीक है, 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिली। चाइना एक अलग अपना कंट्री बना, और उसके बाद से चाइना ने अपनी कॉलोनियल एक्टिविटी शुरू कर दी। कभी तिब्बत को अक्वायर किया, कभी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक करता रहा, ठीक है। और 1949 में उसको इंडिपेंडेंस मिली, और 1950 में तो चाइना ने तिब्बत को अक्वायर कर लिया। आप देखेंगे इन 1950 चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 1949 में तो देखो इंडिपेंडेंस मिली, कितनी बड़ी बात है। 49 में इंडिपेंडेंस मिली, एक साल के अंदर अंदर पूरे तिब्बत को अक्वायर कर लिया। क्या भारत, इंडिया इस कॉलोनियल एक्टिविटी, हमने कहा ना कि कोई कॉलोनियल एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई अपने रीजन का एक्सपांशन नहीं करेगा, जो जितना है उसमें खुश रहो। और अगर कोई कंट्री ऐसा करने की कोशिश करता है कि अपने आस पड़ोस की कंट्रीज़ को डरा के उनको मर्ज करवा ले अपने में, तो इंडिया उसका विरोध करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन क्या हमने वास्तव में ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। 1950 में ऐसा हुआ था, तब तो चाइना इतना पावरफुल भी नहीं था। तब हम चाहते तो तिब्बत के एक्विजिशन को कंट्रोल कर सकते थे, इवन रोक सकते थे। स्टूडेंट्स, इंडिया चाहता, नेहरू चाहते तो हम इस तिब्बत के एक्विजिशन को रोक सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, कहना नहीं चाहिए मेरा भारत महान है, लेकिन फिर भी फॉरेन पॉलिसी कहने की कुछ और है और करने की कुछ और है। तिब्बत का इशू हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहले अपन थोड़ा सी और बातें कर लें, फॉरेन पॉलिसी को पहले क्रिटिसाइज़ कर लें। क्रिटिसिज्म ज़्यादा अच्छा लगता है ना। सो नेक्स्ट इज, हमने कहा दैट वी विल बी नॉन अलाइंड, है ना, दैट वी विल बी नॉन अलाइंड। हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, न अमेरिका के साथ, न सोवियत यूनियन के साथ। हम लोग कम्प्लीटली नॉन अलाइंड रहेंगे, अपने अपने रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाए? आंसर इज़ नो। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि शुरू में तो भारत ने कहा था कि हम ना तो अमेरिका के साथ हैं और ना ही हम यूएसएसआर के साथ हैं, हमारा हाथ सबके साथ, हम तो सबके साथ हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। 1971 में हम लोगों ने सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप कर दी ऑफिशियली, ठीक है। हम लोगों ने सोवियत यूनियन के साथ ऑफिशियली फ्रेंडशिप कर दी। कब? इन 1971। जैसे ही हमने किया, यूएसए हमारा दुश्मन बन गया। मतलब हम लोग अलाइंड हो गए ना सोवियत यूनियन के साथ। पहले तो हम कह रहे थे नॉन अलाइंड है, नॉन अलाइंड का ढिंडोरा पीटते फिर रहे हर जगह, और सबको कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नॉन अलाइंड हो जाओ। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, और 10 साल के बाद 1971 में भारत खुद अपनी बातों से मुकर गया कि नहीं, मैं तो सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती करूँगा। गलत बात है। लोग आपके ऊपर विश्वास करके दूसरे कंट्रीज़ आपके साथ आते हैं और भारत खुद अलाइंड हो गया, गलत है। अब देखो, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, है ना, और फेवर और अगेंस्ट दोनों में आर्ग्यूमेंट है। चैप्टर लंबा खींचेगा, इतना ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डिस्कस अबाउट तिब्बत, चाइना, रशिया, अमेरिका एंड अदर रीजनल पावर्स लाइक इजराइल, इन सब के बारे में, और इंडिया का रिलेशनशिप इनसे क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन कीप लर्निंग। और स्टूडेंट्स, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो, घर पे रहो, घर से बाहर निकलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और डे बाय डे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होती जा रही हैं, इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, सुनते ही हैं मोदी जी को। तो थोड़ा सी गाइडलाइन को फॉलो करने की कोशिश करें। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, मदर फादर की हेल्प करो, घर पे बैठ के घर के काम में थोड़ी बहुत सीख जाओगे।
बाहर जाओगे हॉस्टल वगैरह में रहना पड़ेगा, तब भी तो खुद का काम खुद ही करोगे। ट्रेनिंग ले लो अभी मम्मी पापा से थोड़ी, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज़ मी रजनी गगवानी साइनिंग ऑफ।